हेलो डियर स्टूडेंट्स। बीए पाठ द्वितीय लोक प्रशासन विषय में आपका स्वागत है। भारत में प्रशासनिक संस्थाएं पेपर फर्स्ट के तहत जो हमारा टॉपिक अभी अग्रसर है राजनीतिक दल, जिसके बारे में हमने अब तक उसका अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण हमने जान लिया। आज हम तीसरी कड़ी में राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं, उनकी जो भूमिका है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का पाया जाना और दलीय व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का संचालित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जो व्यवस्था सर्वसत्ताधिकारवादी भी हो सकती है, निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। सर्वसत्ताधिकार एक जने के पास आ गया, यानी वो निरंकुश व्यवस्था, जिसे आप तानाशाही भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक यानी संसदीय प्रणाली वाली बात भी हो सकती है। बाहर से देखने पर चाहे वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे तानाशाही शासित व्यवस्था हो, दलों के कार्य एक जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन जब हम वास्तविकता में, व्यावहारिकता में उस अध्ययन को करते हैं, तो हमें पता चलता है कि तानाशाही देशों में राजनीतिक दलों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो भूमिका निभाई जाती है, वो लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उससे थोड़ी भिन्न होती है। ठीक है। इस प्रकार न्यूमैन जो महोदय है, उन्होंने सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, उनमें राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिकाओं में अंतर किया है। अब हम पहले समझेंगे राजनीतिक दृष्टि से हमें समझना है जहाँ तानाशाही व्यवस्था जो पाई जाती है, जिन देशों में तानाशाही व्यवस्था के लक्षण मौजूद है या तानाशाही व्यवस्था कायम है, वहाँ पे राजनीतिक दल किस तरह से अपने कार्य और भूमिका को निभा रहे हैं। न्यूमैन कहते हैं कि राजनीतिक दल दूर से तानाशाही और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में एक जैसे कार्य करते प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति कुछ अलग है। अब इन शब्दों को आप समझते जाए, चाहे तानाशाही लिखा हुआ आ जाए, चाहे अधिनायकवादी देश आ जाए, चाहे सर्व अधिकारवादी सर्वसत्ताधिकारवादी देश, बात ही की है। ठीक है। अधिनायकवादी देशों में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और उसका उन देशों की जो शासन व्यवस्था है दलीय व्यवस्था के आधार पर एक दलीय होती है, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। शासन पर उसी दल का प्रभाव रहता है, कानून निर्माण पे भी उसी का नियंत्रण रहता है। ठीक है। शासन के सभी अंग इस दल के नियंत्रण में रहते हैं और ये जो दल है नेताओं और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। लेकिन नेतागण अपने कार्यों का प्रशंसात्मक विवरण और निर्देश जनता तक पहुंचाते हैं और जनता से हर हाल में अपने आदेशों का पालन दल के माध्यम से रखना चाहते हैं। कहने का मतलब जनता को उनकी बात स्वीकार करनी ही होगी, अन्य किसी दल को वो पनपने का अवसर इसमें नहीं देते। ठीक है। तो राजनीतिक दल की तानाशाही देशों में ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रकृति है, प्रजातंत्र की विरोधी है। यानी जहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है लेकिन वहाँ पे एक ही दल का राज है, एक तरह से वो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक। ठीक। अब न्यूमैन बोलते हैं, कहते हैं कि तानाशाही देशों में राजनीतिक दलों द्वारा जो कार्य किए गए हैं, प्रजातांत्रिक जो देशों में किए जाते हैं, उनके समान वो तर्कसंगत नहीं हो। ठीक है। अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वाधिकारवादी जो देश है, सर्वसत्ता अधिकारवादी जो देश है, उनमें राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। जनता की इच्छा पर राजनीतिक दल का कठोर नियंत्रण, जनता पर शासकीय इच्छा का भार लाद देना। ध्यान से देखते चलो, समझ में आपको सब आ रही होगी बातें, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इस बारे में बहुत हद तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।
जनता व सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, नेताओं का चुनाव करना, विरोधियों को कुचलना, ठीक है। सूचना और संचार तंत्र पर दल का कठोर नियंत्रण होता है, ठीक है। यानी दूर से इन दलों की जो व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति, निरंकुशता की प्रवृत्ति होती है। और ये जो राजनीतिक दल है जनता की बजाय शासक वर्ग के हितों का पोषण करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है और क्या कार्य। रॉबर्ट सी बोन कहते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्री देशों में संगठन, मांगों में संशोधन, नेताओं की भर्ती, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्धारण, शासन उत्तरदायित्व तथा आधुनिकरण जैसे कार्यों को पूरा करता है, ऐसा रॉबर्ट बोन ने बताया है। ला पालोम्ब्रा ने कहा है कि नेताओं की भर्ती, सामाजिकरण, सरकार बनाना, संगठन, सौदेबाजी तथा एकीकरण राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। मर्कल भी लगभग यही बात बताते हैं। न्यूमैन ने राजनीतिक दलों के कार्यों पर अपने विचारों को तानाशाही देशों की तुलना में अलग आधार दिया। वो क्या कहते हैं? राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? जनमत को संगठित करना, जनमत को शिक्षित बनाना, जनमत और सरकार को जोड़ना, नेतृत्व को चुनना, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए। कुल मिला के राजनीतिक दलों की जो भूमिका है हम उसको किस रूप में समझ सकते हैं? जनमत तैयार करना, ठीक है। ये जो साधारण जनता होती है उसको देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं है, ठीक है। उस समस्याओं को जनता के सामने रखना और उन समस्याओं के आधार पर सरकार के लिए कार्य प्रस्तुत करना, ठीक है। यानी जनता को एक तरह से संगठित करने में भी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरी बात, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, ठीक है। कैसे? सभाएं आयोजित करी जाती हैं, अधिवेशन बुलाए जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार किया जाता है। यानी कि देश की को क्या आवश्यकता है, देश की क्या समस्या है, इससे जनता को अवगत कराया जाता है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष तौर से आंदोलन वगैरह आयोजित किए जाते हैं। अपने घोषणा पत्र जनता के बीच लेके जाते हैं। इस प्रकार से ये जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी ये करते हैं। आगे समझिए, ये जो समस्या है, ये जो आवश्यकता है जो जनता के सामने रखी जाती है, उन्हीं के आधार पर भविष्य में जब सरकार बनती है जिस भी दल की, वो अपनी नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यूँ कह सकते हैं हम, राजनीतिक दल क्या है? विचारों के दलाल है। यानी साझी नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व कौन करते हैं? राजनीतिक दल। और जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उसमें जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। जन स्वीकृति और जन सहभागिता में भी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं कि जो भी नीति है, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में किसान बिल को लेकर बहुत आंदोलन आयोजित किया गया है। बहुत सारे दिनों से किसान भाई लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी जारी है। तो केंद्र सरकार ने क्या नीति अपनाई है कि अपने जो नेता हैं, जो उनके राजनीतिक दल हैं, वो लोग हर राज्य में जाके अलग अलग स्थानों पर किसानों के साथ विचार विमर्श करेंगे, वार्तालाप करेंगे और अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता के अंदर जो गलत संदेश जा रहा है या किसानों के अंदर जो
संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको दूर किया जा सके। यानी तो ये राजनीतिक दल हर जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार जिस दल से जुड़ी होती है उसकी सहायता के बिना अपनी नीतियों को सफलता के साथ क्रियान्वित नहीं कर पाती है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना प्रमुख काम है, क्योंकि अगर सत्ता में भागीदारी चाहिए आपको चुनाव प्रक्रिया को अपनाना होगा, चुनाव में भागीदारी करनी पड़ेगी, वहाँ जीत के आना पड़ेगा। जीत के आएंगे, बहुमत लाएंगे तो आपकी अपनी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो आपको सत्ता हासिल होगी, और सत्ता हासिल होगी तो आप उन नीतियों को, उन विचारधारा को जिसको लेके आप जनता के सामने प्रस्तुत हुए थे, आप उन्हें लागू कर पाएंगे। इसके अलावा जो विपक्षी दल रहा जिसका बहुमत नहीं आया, वो क्या करेगा, जब सरकार जो भी नीतियां लागू करेगी, जो भी कार्यक्रम है, उनमें कमियां निकालेंगे कि यहाँ ये कमी, यहाँ वो कमी। उन कमियों को ध्यान रख के वो आंदोलन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जनता को बताएंगे देखो यहाँ ये कमी हो गई, यहाँ ये गलत हो गया। तो इस तरह से वो सरकार की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। ठीक है, तो एक सकारात्मक विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। रचनात्मक विरोध लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, और ये कार्य विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। राजनीतिक नेताओं की बढ़ती ऊंचाई, समय के साथ सबकी उम्र आती है, सबका एक दौर आता है। हमेशा संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए नए अनुभव के साथ नए व्यक्तित्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। यानी युवा जोश को संगठन से जोड़ा जाता है। राजनीतिक नेताओं की, युवा नेताओं की भर्ती की जाती है, उनको मौका दिया जाता है ताकि भविष्य में वो उन अनुभवी व्यक्तियों का, जिनका एक निश्चित उम्र होती है, एक निश्चित समय होता है, जिसके बाद वो कार्य नहीं कर पाते, उन जगह को वो भर सके। पूरा वाजपेयी जी गए, आज मोदी जी आ गए। समझने वाली बात है। नेहरू जी गए तो इंदिरा जी आ गई थी। तो एक स्थितियां, और बहुत सारे राज्यों की स्थिति देखिए, बहुत सारे लोग चुनाव जीत के आते हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें से कुछ हट जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, है ना, एक व्यवस्था कायम होती है। वैधता, सत्ता की वैधता, चुनाव में जब आप जाते हैं तो आप अब जो सरकारी की तरफ से जो दल था वो अपनी बात रखता है कि देखो हमने ये कार्य करवाया। अगर सरकार वाले दल को दोबारा मौका मिलता है जनता के द्वारा, तो वो ये बात कह पाते हैं कि देखो जनता ने हमें दोबारा मौका इसलिए दिया क्योंकि हमने अच्छे कार्य किए। और अगर सर जनता ने नकार दिया तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाती है कि जिस सरकार ने शासन चलाया, उनकी नीतियों को जनता द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। सत्ता का वैधीकरण मतलब कि जिस दल की सरकार है, जिसने अपनी नीतियां लागू करी, एक निश्चित समय के बाद जब दोबारा चुनावी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, उस स्थिति में अगर वह पुनः जीत कर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जनता ने उनके कार्यों को, उनकी नीतियों को, उनकी व्यवस्थाओं को नकार दिया है। ठीक है, समाज को एकत्रित करने में, एकजुटता में पिरोने की जिम्मेदारी भी इन राजनीतिक दलों की होती है, जिस भूमिका को ये निभाते हैं। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच ये समन्वय स्थापित करते हैं, तालमेल बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आधुनिकरण के उपकरण भी है। ठीक है, आधुनिकरण के रूप में कैसे, क्योंकि भाई राजनीतिक दलों की एक निश्चित विचारधारा है, तो वो विकसित देशों से विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपने देश के अंदर वहाँ की तकनीकी, वहाँ की व्यवस्थाओं को लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कल्याण की जो भूमिका है उसका भी निर्वाह करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियों, उनको दूर करने के लिए कानून इनके द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। युद्ध है, अकाल है, महामारी की स्थिति में जो समस्याएं आती हैं उनके लिए बहुत सारे सहायता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों द्वारा संचालित
की जाती है। कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। राजनीतिक दलों के बिना न तो लोकतंत्र का संचालन संभव है और न ही जनता के हितों की रक्षा संभव है और न ही सही ढंग से सरकार की नीतियों को लागू किया जाना संभव हो सकता है। यानी लोकहित के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य और जनता और सरकार को जोड़ने की एक योजक कड़ी के रूप में राजनीतिक दल कार्यरत होते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का आपका ये चैप्टर जो है पिछले 3 दिवस से चल रहा था पूरा होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा जिसके अंदर हम दबाव समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बच्चों काफ़ी है ये।